कहाँ है शिक्षा, कहाँ है मेडिकल सुविधाएं? कोई उन पर क्यों नहीं बात करना चाहता? बार बार हिंदू मुस्लिम पर आकर, बार बार समाज पर आकर क्यों चीजों को रोक दिया जाता है? क्यों कभी शिक्षा की बातों को नहीं लिया जा रहा सामने? और क्यों एजुकेशन को इतना पीछे और इतना कमजोर करके छोड़ दिया? आज ये नीट के छात्र नहीं है, पूरे देश की आवाज थी जो यहाँ थी सर, और ये बात पे मुझे बोलने का आप पूरा अवसर देंगे। जो पहली बार जिन पे जो वाकई में बच्चे थे, जो किसी के उकसावे पे आए, या हो सकता है कि उनमें गुस्सा था, वो आए, तो 2000 लोगों को माफ कर देना मेरे लिए ठीक है, पर मेरा सवाल स्पेसिफिक ये 1000 बच्चों पे। मैं इस पे आपको बहुत ही यस, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक लॉलीपॉप है सर, कोई बड़ा ये नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, आज भी हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है पूरी तरह से। सिर्फ अपने नियम अधिनियम, जो ये अपने नियमों को चलाने के लिए, अपनी बातों को पास करने के लिए ये डंडी इधर से घुमा दे या उधर से घुमा दे, ये इन्हीं का अपना तरीका है। भगवान राम के मंदिर पर कितनी बार लोगों को पागल बना सकते हैं, लेकिन आज इनका सच उन्होंने ही सामने रख दिया सके। जो लोग भगवान राम के नहीं हो, वो जनता के क्या हो जाएंगे सर? मथुरा और काशी के जो विवादास्पद वहाँ पे जो हमारे जो मस्जिद खड़ी है, ठीक है, उस पे वो उनको घेरते हैं, है ना। तो मैं एक बार के लिए इस डिबेट को समाप्त क्यों ना कर दिया जाए, ये कहते हुए कि आप सरकार में है, ठीक है, आप इसका जो भी निवारण निकालोगे उसमें हम आपके साथ हैं। बिहार का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने, बिहार को तो छोड़ मैं दिया। कांग्रेस का और मतलब आपको बिहार मैंने बता दिया, बिहार का सिस्टम बहुत अपोजिट है। पश्चिम बंगाल में बिहार में चुनाव हुआ सर, अब आप बात सुनना ही चाहते तो खरी खोटी मुझसे सुन सकते हैं इस मामले पे। ऐसे नहीं, कांग्रेस पे सवाल है। नहीं, कांग्रेस की बात करूंगी मैं। बिहार का क्या मुद्दा है कि बिहार के लोग सिर्फ 500 रुपए पे बिक गए और आज वही लोग रो रहे हैं। कड़वा सच आप सुनना चाहते थे, मैं नहीं बताना चाहती थी। तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इन अ होल रेडी है ओवैसी फैक्टर के साथ चुनाव में? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मंत्र, मैं हूं अंश। हमने जो ये हमारी नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है, आप और मैं, उसमें हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी की गौतम बुद्ध नगर की जिला अध्यक्षा हैं डॉक्टर शशिवाला यादव जी। आइए उनसे ये पॉडकास्ट की सीरीज का एक विशेष एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नमस्कार डॉक्टर शशिवाला। नमस्कार। मैं भी अपने भारत की जनता को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ। जय हिंद सभी को। आपकी बहन डॉक्टर शशि यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश। आज भैया जी के साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका भी है। और हम चाहते हैं कि राजमंत्रा के द्वारा हमारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर महिला को एक विश्वास आए अपने ऊपर और वो आगे बढ़े। धन्यवाद शशिवाला जी। पहले आपकी अपनी यात्रा से ही प्रारंभ करते हैं हमारे एपिसोड को। तो मैं थोड़ा सा शशिवाला जी ये समझना चाहता हूँ कि आप जितने वर्षों से राजनीति में जुड़ी है, एक नारी होने के नाते आपका जीवन कैसा रहा है? जैसे आप बुलंदशहर के बचौटा से आती हैं, तो उस ज़माने में जहाँ से आपने प्रारंभ किया आपका राजनीतिक करियर या आपका पर्सनल लाइफ, तो क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए हैं? देखिए, ये तो मतलब एक सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, मेरी फैमिली का, और मैं कहूँ तो मेरे हस्बैंड का एक ताकत बनकर मेरे साथ खड़े हैं। पीछे की बात आपने शुरू की है तो मैं अपने चाइल्डहुड की तरफ आपको ले जाना चाहती हूँ। मेरे फादर समाजवादी पार्टी की एक मजबूत नींव रहे हैं। आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के राइट हैंड के नाम से लोग उनको जानते थे और अपनी जीवन काल के कम से कम 33-34 साल मेरे फादर पार्टी को देकर गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब वो मेरे साथ नहीं है। कोविड में उनका देहांत हो गया था। अच्छा। और मैं जनता को ये बताना चाहूँगी कि राजनीति तो मतलब
हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम लोग राजनीति में आएंगे। हमारे डैडी ने तो हमें पढ़ाई लिखाई के साथ जोड़ा। मैंने भी अपने जीवन में बहुत मेडिकल सेवाएं दी लोगों को, बहुत मेहनत की पढ़ाई में। और मेरे 2 भाई हैं, वो भी इंडिपेंडेंट है, एक बड़े बिजनेसमैन हैं और एक मेरे भाई अभी इंस्पेक्टर हैं जेल पर, गाजियाबाद पोस्टिंग है उनका भी। तो 3 बच्चे थे, बहुत छोटी सी फैमिली थी हमारे फादर की, लेकिन हमारे फादर का फुल टाइम राजनीति में था। तो उस समय हमें राजनीति वैल्यू नहीं पता था, हम बच्चे थे, लेकिन हम पापा के हमेशा सपोर्ट में रहे। हमारी माता जी बहुत ही एक कहेंगे कि देवी स्वरूप थी और पापा की ताकत बन के हमेशा उनको सपोर्ट करती थी। सभी बड़े लीडर्स का घर पे आना जाना था। अचानक से 20-20 गाड़ियां घर पर आ जाती थी। एंड हैंडलिंग माय मॉम, मतलब उनको बहुत अच्छे से उनको सबका आदर सम्मान करना आता था। तो हमारे पापा एक जनप्रतिनिधित्व रहे, जनता के बीच में उनकी अपनी एक पहचान रही। श्री अमीचंद यादव के नाम से पूरे बुलंदशहर में, क्या उत्तर प्रदेश में भी उनको लोग जानते हैं। तो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज मैं यहाँ तक हूँ, जो भी कुछ हूँ, उनका ब्लेसिंग और आशीर्वाद मेरे साथ है। तो कोई एक विशेष हम लोगों को एक एपिसोड बताइए नेताजी के साथ, आपके पिताजी के साथ, कुछ एकदम आप जब आपने अपनी बाल्यावस्था में कुछ, जैसे आपने कहा राजनीति तो समझ में नहीं आती थी, एक साथ गाड़ियाँ आ जाती थी, तो कोई एक विशेष स्मृति जहाँ पे नेताजी ने कुछ बोला हो आपको, या आपके पिताजी ने कुछ आपको ऐसा बोला हो जो आपको अभी तक एक याद रहा हो? बहुत अच्छे से मुझे याद है। मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी आई थिंक मैं। और मेरे फादर, हमारे यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी का एक प्रोग्राम लगने वाला था बुलंदशहर में। तो जहाँ मेरे फादर चाह रहे थे वहाँ पे ऐसे सेटलमेंट नहीं हो रहा था कि डीएम परमिशन नहीं दे रहे थे, या जो भी था क्या इशू चल रहे थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे? हाँ, मुलायम सिंह जी के लिए मतलब परमिशन नहीं मिल रहा था? नहीं, मतलब कुछ इश्यूज आ रहे थे जहाँ फादर रखना चाह रहे थे वहाँ उस जगह। तो फादर मैन लीडर थे उसमें, तो उन्होंने सीधा डीएम की टेबल पे हाथ जाके ऐसे मारा और बोला कि माननीय मुलायम सिंह जी का जहाज तो यही इसी टेबल पे उतरेगा आज। मतलब इस तरह के बहुत जिद्दी और कहते हैं ना कि एक पावरफुल लीडर के रूप में लोग उनको जानते थे। तो एक तरीके से टाइगर भी बोलते थे वहाँ का, बुलंदशहर का। और माननीय मुलायम सिंह जी जहाँ पापा जी चाहते थे, तुरंत डीएम साहब ने कॉल किया कि भाई किसको भेज दिया आपने, कि भाई इसके सामने तो मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, इसकी बात मान लो, हमारा बहुत ही प्रिय मित्र हैं। बस ऐसे कह के नेताजी का आदेश आ गया और कार्यक्रम वहीं पर हुआ। और बहुत उनकी चर्चाएं थी। एक बहुत जो दर्दनाक कहानी है वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगी। ये तो कैजुअल बातें तो सबके साथ होती है, जब हम जुड़े होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लेकिन एक बड़ी पेनफुल 1997 की बात है, 97 की। मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी और ऐसे बच्चों के साथ हम लोग एक मंदिर पर खेल रहे थे, गाँव में जैसे बच्चे खेलते हैं। बोटिंग चल रही थी, पोलिंग चल रहा था और लगभग बोटिंग हो चुकी थी हमारे ही कॉलेज में, गांव के स्कूल में। तो और फादर की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, पूरा वही देख रहे थे। हम लोग चुनाव भी जीत रहे थे, जीते थे, लेकिन कम से कम एकदम से विपक्ष पार्टी ने, भाजपा हमेशा से ही इस तरह के काम किए हमारे साथ, आज की बात नहीं है। हाँ। तो 10-12 गाड़ियाँ गुंडों की आईं और मेरे फादर मतलब सारे लोग वहाँ से तिड़ी बिड़ी हो गए। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की उस वक्त। अच्छा। और बहुत उनके किस्से हैं, लोग जानते हैं। ये अंदाज से कौन से ईयर का बात होगा? ये 1997 की बात है, 97 की बात है ये। मैं बहुत छोटी बच्ची थी उस वक्त। तो सबने बोला कि उनको, अमीचंद जी को तो वो लोग मार के चले गए हैं। अच्छा। ऐसा लोगों ने बोला, लेकिन मेरे फादर ने अकेले फाइट किया, अपनी बॉडी पर 32 बट खाए और उनसे हार नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन थे और तगड़े इंसान थे। तो सबको डिबेट किया और उनको अपने दिमाग की सूझबूझ से एक भी बोट चोरी नहीं होने दी और सारे डिब्बे बचा के रखे। और पुलिस प्रशासन के हेल्प से और लोगों की हेल्प से उन बदमाशों के साथ फाइट की और पूरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंट ये रहा कि इतनी चोटें खाने के बाद भी पापा जीवित थे। और मतलब ऐसे लोगों में रूमर हो गया, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे, सब लोग भाग के गए उधर। तो फिर एकदम से दूर तक, लखनऊ तक बात पहुंच गई कि बहुत बड़ा केस हो गया है। और माननीय मुलायम सिंह जी ने तुरंत इमीडिएटली बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट भी कराया। एंड राइट नाउ उसी टाइम फोर्स सिक्योरिटी मेरे फादर को अलॉट की गई।
गवर्नमेंटेड, और लगभग उनकी स्वेच्छा के साथ उनके साथ वो काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षा बल उनके साथ ही रहता था। तो मुलायम सिंह जी तो थोड़े स्ट्रॉन्ग सीएम माने जाते थे, खास करके जैसे खराब भी कुछ एपिसोड रहे, गेस्ट हाउस कांड भी हुआ बहन मायावती जी के साथ। देखिए आप एक पत्रकार की तरह से बात पूछ रहे हैं और हाँ। मैं एक बेटी की तरह से हाँ। बात बता रही हूँ। हाँ। मैं अपने फादर की तरह माननीय मुलायम सिंह जी को देखती हूँ। हाँ। और हमने सिर्फ और सिर्फ हम यादवों ने स्पेशली अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों को बराबर में लाने के लिए, अपने समाज को, ओबीसी समाज को उठाने के लिए, हर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को एक साथ लाने के लिए अगर कोई नेता था दुनिया में तो वो नेताजी थे। और एक उन्हीं को सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी के नाम की उपाधि मिली। और ये माननीय मुलायम सिंह जी के वही अच्छे कर्म है, हर पीड़िता की वो आवाज़ बने, चाहे बहन फूलन देवी की बात कर लें, चाहे और केसेस देख लें, आप माननीय मुलायम सिंह जी ने हर उस बेटी के ऊपर अपना हाथ रखा, हर उस बेटी को आशीर्वाद दिया और हर उस इंसान को, हर दलित शोषित को अपने साथ लाकर खड़ा किया। और हमेशा गरीबों के मसीहा के नाम से माननीय मुलायम सिंह जी की जो एक सुंदर छवि है और जिस बलबूते पे आज हम लोग, जो आज की जनरेशन भी है, उनको एक भगवान की तरह हम लोग मानते हैं और हमेशा निस्वार्थ भाव से उन्हीं के कदमों पर चल के आगे बात को ले जाना चाहते हैं। हम एक बेटी के तौर पे हमारा जब कन्वर्सेशन ख़त्म कर लें और आप जब नेता के तौर पे जब जवाब देंगे तो मेरा सवाल आपसे मतलब वही था कि माननीय मुलायम सिंह जी एक स्ट्रॉन्ग सीएम माने जाते थे, ठीक है, और अपने कैडर को बचाने के लिए या अपनी ही पार्टी का विकास करने के लिए गठबंधन भी किए उन्होंने, माननीय काशीराम जी से किया और वो बढ़िया से सरकारें भी चलाई। तो मैं बस वही एक तब के ग्राउंड का जो सिचुएशन है वो जानने का प्रयास कर रहा था कि ग्राउंड पे भी क्या समाजवादी के कैडर पे ऐसे हमले होते थे जैसा आपने अपने पिताजी का जो अनुभव बताया। खैर वो एक समझने के लिए मेरा वो सवाल था। सो एक नारी के जीवन में दो समयांतर होते हैं, दो टाइमलाइंस होती है लाइफ की, एक विवाह के पहले और एक विवाह के बाद। तो आप विवाह के पहले जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी समाजवादी नेता रहे, तो विवाह के बाद की जो स्थिति क्या है और आज जो आप अपने ससुराल में हैं अच्छे से, तो वहाँ का जो वातावरण है वो आपके साथ कैसा रहा? देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी हमारे पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर और हमें हमारे भाइयों की बराबर उन्होंने प्राथमिकता दी हमारे जीवन में और हमें पढ़ा लिखा कर एजुकेटेड किया। मैंने अपना मेडिकल टाइम में भी बहुत अच्छा लोगों की सेवाएं की। हमारे पापा हमेशा लोगों की सेवा करने में, लोगों की मदद करने में विश्वास रखते, तो वही गुण उन्होंने अपने बच्चों में डाले और वही चीज़ें आज हमें यहाँ तक लेकर आई, इस मंच तक। तो शादी के बाद की जर्नी एकदम लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन ये परम सौभाग्य की बात है कि शादी के बाद भी जो मेरा ससुराल पक्ष है वो भी बहुत सपोर्टिंग है, बहुत लविंग है, केयरिंग है। और यहाँ भी मैंने मतलब फैमिली को कभी मिस करने की ऐसी नौबत आई नहीं। मतलब सब लोग बहुत ताकत बन के साथ खड़े रहे और हमारे जो दादा ससुर जी उनसे लेकर और हमारे ससुर जी, हमारे हस्बैंड जी, 3 पिलर होते हैं लाइफ में और तीनों का ही बराबर आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट हमेशा एक बच्ची की तरह मुझे यहाँ पर मिला। तो उसी के बलबूते यहाँ कर रहे हैं। और पापा हमेशा कहते हैं कि खाना बनाना कोई नॉट ए बिग टास्क, ये तो कोई भी बना लेगा। मेरे ससुर जी खुद ऐसा बोलते हैं कि ये तो कोई भी बना लेगा, आप जिस काम के लिए आए वो काम आप करो। और एक्चुअली जो पापा जी की बात पे मैं आती हूँ बैक, तो कई बार माननीय मुलायम सिंह जी एक बात का जिक्र करते थे कि आपने भी देखा होगा कि पश्चिमी से हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं की थोड़ी भूमिका कम रही है और बहुत मतलब जितना पूर्वांचल से लोग ज़्यादा महिला हैं, अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पापा कई बार माननीय मुलायम सिंह जी से बात करते करते कहते कि अभी तो मेरी शशि छोटी है, मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो इसको राजनीति में लेके आऊँगा। लेकिन उस समय जब पापा जीवित थे तो मुझे कभी इस तरह का इंटरेस्ट हुआ नहीं कि ये करना चाहिए। लेकिन जब मैंने धरातल पे चीज़ों को बिगड़ते हुए देखा
और देखा कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब हमें समझ आई गृहस्थी की, और जब हमें समझ आई समाज की, और जब हमें समझ आई अधिकारों की, तो ये एक ऐसा इंटेंस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कोविड के टाइम का। तब वहाँ मैंने देखा कि मेडिकल डिग्रियां भी रखी रह गई हमारी, और सारी पावर, पैसा भी रखा रह गया, कोई नहीं पूछ रहा किसी को। लेकिन अगर कहीं पे बल, अगर ताकत का उपयोग हो रहा था तो वो था सबसे बेटर राजनीति। राजनेता को फिर भी एक बढ़ चढ़ के महत्वता मिल रही थी, और उनको कहीं ना कहीं एक अच्छे बेनिफिट के साथ जोड़ा जा रहा था। आई लॉस्ट माई मॉम डैड इन कोविड-19। मेरे दोनों मम्मी डैडी को मैंने कोविड में खोया, और उस समय मुझे लगा कि हमारा तो बहुत कुछ, हम तो बहुत पीछे हैं, हमारा तो सब छीनता जा रहा है। आज हम लोगों को एडमिट करने के लिए हमने क्वारंटाइन रूम बनाए अपनी पुरानी हवेली के अंदर भी। हमारे उधर बहुत सारे जो खाली आवास थे, हमने वो क्वारंटाइन के लिए दिए। लेकिन हम एक बात, इस सरकार से मेरा एक क्वेश्चन है कि कहाँ है एजुकेशन, कहाँ है शिक्षा, कहाँ है मेडिकल सुविधाएं? कोई उन पर क्यों नहीं बात करना चाहता? बार बार हिंदू मुस्लिम पर आकर, बार बार समाज पर आकर क्यों चीजों को रोक दिया जाता है? क्यों कभी शिक्षा की बातों को नहीं लिया जा रहा सामने? और क्यों एजुकेशन को इतना पीछे और इतना कमजोर करके छोड़ दिया? आज ये नीट के छात्र नहीं है, पूरे देश की आवाज थी जो यहाँ थी सर। और ये बात पे मुझे बोलने का आप पूरा अवसर देंगे, क्योंकि ये अगर आज इतने सारे डॉक्टरों को बनने से रोक दिया इस देश ने, और मैं कह रही हूँ इस महंगाई की मार ने कम से कम आधी आबादी को, आधी लोगों को तो मेडिकल एजुकेशन से बाहर ही कर दिया है, क्योंकि ना वो उतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, और ना इतनी महंगाई की फीस और चीज़ों, जो जिस सिस्टम को जैसे खरीदा गया है, जैसे लोगों के हाथ में लिया गया, जहाँ एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे पे सब कुछ डिपेंड कर दिया गया है, लोगों की नॉलेज नहीं है। मैं कहती हूँ हर उस गली में टैलेंट है, एक बार आप जाकर तो देखो, हर गांव नुक्कड़ चौराहे पर टैलेंट छुपा हुआ है, और हमें उसी टैलेंट को उभार कर, हम समाजवादी लीडर, हम उसी टैलेंट को उभार कर फ्रंट पर लेकर आना, यही हमारी ड्यूटी है, उसी को हम निभा रहे हैं। और मैं आपको और बात बता दूं कि जो कोविड में आपने देखा, जो पेन हमने सहा, लोगों को मरते हुए, बार बार सिर्फ लाइनों में लगे, कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे इस देश की सरकार के आगे, कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे और लोग मरते रहे, कभी किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा, तो कभी माताएं बहनें अपना दर्द, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लाइन में लगी गैस जैसी महंगाई से। तो कैसे एजुकेशन प्राप्त होगी? कहाँ जा रहा है देश? आप बात पूछिए, आप क्वेश्चन करिए शिक्षा पर, आप क्वेश्चन करिए स्वास्थ्य पर, आप क्वेश्चन करिए महंगाई पर, आप क्वेश्चन करिए महिला सुरक्षा पर। मैं खुल के बोलूंगी और पूरा बताऊंगी आपको। ठीक, मैं राजनीतिक मुद्दों पे आपने जैसे कहा, मैं बाद में आना चाहता था। मैं एक पर्सनल और सवाल जो मेरे को लगता है बच गया, वो मैं पूछना चाहता था कि आपने जो ये कहा कि आपको जहाँ से राजनीति में थोड़ी सी रुचि आई, ठीक है, वो कौन सा एक पल था आपके जीवन में कि उसके बाद से, जैसे आपके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी से कह के गए कि मेरी बेटी आएगी और नारियों का जो नंबर्स जो ठीक नहीं थे, ठीक है, वो मेरे को लगता है आज भी ठीक नहीं है, और हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे भी बात करेंगे, ठीक है, पर वो एक कौन सा पल था जो आपको आपके जीवन में वो आया जो आपको राजनीति की तरफ एक्टिव रूप में लेके आया? हाँ, मैं दर्शकों से और आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि राजनीति में आने का भी मेरे पापा की मतलब लास्ट ख्वाहिश थी मेरे साथ, और उन्होंने अपने दामाद जी से और मुझसे भी एक दिन चाय पर बैठे बैठे जाने से कुछ दिन पहले ही, जब वो हम लोग बैठे नॉर्मल बात जैसे फैमिली में करते हैं, कि बोले कि आप कब सक्रिय होंगी, आप चेयरमैन मेरे सामने बनोगी या मेरे जाने के बाद बनोगी? तो बस वो मतलब मेरे को वो बात कभी सोने नहीं दी, और मैं उस चीज़ वो दिन रात मेरे जहन में घूमता रहा कि नहीं, अब आई कैन डू माई सेल्फ, मुझे पापा के इस अधूरे सपने को तो पूरा करना है। तो आज अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरे फादर के जो बाकी सपने हैं बहनों के लिए, और जो आधे काम छूट गए हैं, जैसे एक हमारा मेडिकल संस्थान बनाने का बहुत हमारा एक दिली इच्छा थी, और हमारे उस क्षेत्र में कम से कम 100 किलोमीटर तक दूर तक कोई ऐसी सुविधा आज नहीं है, जो एक जेन्युइन पॉइंट है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। अच्छा। तो एक पापा का एक ड्रीम था कि जब अगर अब हमारी सरकार आए तो हम यहाँ पे एक मेडिकल संस्थान का निर्माण करें और बहन बेटियों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें, क्योंकि कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर इतना पीक पे हो चुका है, और उसके लिए या तो फिर दिल्ली जाओ या तो फिर मेरठ जाओ,
मतलब बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना हमारे जो लोकल लोग हैं उनको करना पड़ता था। तो बस एक जनहित में। ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एक जो पर्सनल डॉक्टर शशि बाला को जानने का जो एक सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट था वो वैसे समाप्त होता है। अब हम थोड़ा सा राजनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले तो मैडम मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि यूपी में अभी आगे थोड़े ही समय में, मतलब बस अब चुनाव सर पे ही है, तो जो 403 सीटें हैं उसमें समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, माननीय अखिलेश यादव जी क्या सोच रहे हैं, और क्योंकि बातें हमेशा पिछली बार उससे आगे की बात 2017 में जब वो बहुत दोनों युवा नेता साथ में आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लेकिन उतना असर कुछ पड़ा नहीं और हमें एक नए मुख्यमंत्री मिल गए, योगी आदित्यनाथ जी। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सबसे पहले कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही है, कितनी सीटों पे तैयारियां चल रही है, और गठबंधन अगर होता है तो कितनी सीटें आपको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी देने को तैयार होंगे कांग्रेस को? बिल्कुल, आपका मैं क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम राजनीतिक बातों से जुड़ी हुई बातें यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एक जिलाध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि वो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा है। ओके। नोएडा और दादरी, जेवर। ओके। तो उनकी तैयारी की बात अगर आपने 27 की पूछी है, तो हम फुल फॉर्म में हैं इस वक्त, और हम सिर्फ कहने के लिए या सोशल मीडिया के लिए नहीं, हम लोगों के बूथ स्तर से लेकर जमीनी स्तर से लेकर हमने एक बूथ पे काम हमारी सारी टीमें कर रही हैं। बूथ एजेंट से लेके, बूथ प्रभारी से लेके, बूथ अध्यक्ष से लेके, और फिर उसके बाद में हमारे नगर अध्यक्ष सक्रिय हैं। हमारी महिला टीम भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है, और तीनों विधानसभा पे हम लोग मजबूती से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात आपसे कर रही हूँ, और इसके लिए हमने बार बार अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ बाय सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को भी अवेयर कराया, और हम जुड़ रहे हैं, और हम अपने आप में तैयारियों में फुल फॉर्म में हैं इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि जैसे 403 सीटों की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर मैं दूंगी। कोई बात नहीं, एक लीडर हूँ तो बताना जरूरी है। मैं यही कहना चाहूंगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा सबसे पहले तो, और बड़ी मतलब हमारी बड़ी सीनियर कमेटी का फैसला होगा बात के जी। लेकिन जहाँ तक की बात है, हमने गठबंधन में 24 लड़ा, हम लोग ने 24 गठबंधन में लड़ा, और हम लोग हमारा कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा एक कहते हैं कि अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे विचारधारा मैच करती है, और हम लोग उनके साथ 24 में लड़े, हम 27 में भी लड़ेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी फैसला है। और हम रही बात सीटों की, तो सीटों का फैसला ये हमारी राष्ट्रीय कमेटी करेगी। अच्छा। इस पर मैं आपको कुछ खास ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी। अच्छा। इसके अलावा आप कुछ भी पूछे तो मैं उसको बताऊं। ठीक है। मैं बस वही थोड़ा सा जैसे ये जानना चाहता था कि मान लीजिए लास्ट में जब मीटिंग हुआ होगा जिला अध्यक्षों का माननीय अखिलेश यादव जी के साथ या डिम्पल यादव जी के साथ या ऐसे, तो अगर कुछ बात हुई है कम या से कम एक एज ए कैजुअली नॉट फिक्स की 300 सीट 304 सीट तो शायद हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन 100 और 80 के बीच में उनके साथ बात चल रही है, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा कांग्रेस का जो है आप बिल्कुल आप बड़े भाई की भूमिका में अखिलेश यादव है यूपी में। तो अगर दूसरे भाई के रूप में हम राहुल भैया को देखते हैं, और हम राहुल भैया जी की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उस चीज से, और लेकिन यूपी में वो थोड़े से उनका जो लेवल है और हमारा वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हम उनके साथ हैं, और हमें हर किसी का देखिए, जो भी विपक्ष में आज विपक्ष में मजबूत आवाज बन के खड़ा है, मजबूत स्तंभ बन के खड़ा है अगर कोई चीज, तो वो है राहुल गांधी जी और हमारे अखिलेश यादव जी। ठीक है, और विपक्ष जो हमारे अखिलेश भैया जी की जो एक ताकत है, हम उन सभी और अन्य दलों के लिए भी बोलते हैं कि हम सबकी आवाज है, और हम
सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि हम में भाईचारा है, हम में पीढ़ी एकता है। हाँ। हम पीढ़ी परिवार से आते ये हैं। मैं बीच में आपको एक सवाल, ये जैसे आपने पीडीए कहा, हाँ। ठीक है, ये फिक्स फुल फॉर्म क्या है पीडीए? देखिए, फिक्स फुल फॉर्म जो आपने जब सोच के, हाँ बिल्कुल हाँ पीडीए फिक्स फुल फॉर्म ये है हाँ कि इसमें हमारे सभी पीड़ित, हाँ दलित, हाँ शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक हाँ और एक पीडीए में भी मतलब पिछड़े में भी एक अगड़े वाले जो लोग होते हैं जो हाँ। धन रूप से पिछड़े होते हैं, हाँ आर्थिक रूप से, हाँ तो उन सबको साथ लेकर चलना, उस हर दबी हुई आवाज को एक नया स्पार्क देना, वो हाँ। काम पीडीए का। तो जैसे ये जो पीडीए में ए है, ठीक है, कभी कभार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बात हुआ या कभी कभार मेन स्ट्रीम मीडिया में जब बात होता है तो आप समाजवादी के कई सारे नेता है, वो कहते हैं फिर ए से आधी आबादी है, तो हाँ, बिल्कुल आधी आबादी भी बोल तो सकते हैं। अल्पसंख्यक है कि आधी आबादी? दोनों, आप दोनों को रख लीजिए ना। मैं अच्छा, दोनों को रखिए आप, क्या हाँ। दिक्कत है? हाँ आधी आबादी तो मजबूत ताकत है इस वक्त समाजवादी पार्टी की। आधी आबादी तो सबसे फ्रंट पे आई। अगर 5 लाख लोगों में भी हाँ। आधी आबादी हाँ ताकत बन के सामने आई Right. पूरे देश के, तो वो माने डिम्पल यादव जी थी हाँ और उनके साथ हम लोग थे, हमारी पूरी टीम थी, हमारी पार्टी के 37 सांसद थे। अगर मजबूती से प्राथमिकता अगर 5 लाख लोगों की भीड़ में भी किसी ने दिखाई बिना किसी प्रोटोकॉल उसको, और जहां की सरकार के और मैं कहूँ दिल्ली पुलिस ने सारे प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, कोई नारी सम्मान नहीं मिला, कोई महिला सुरक्षा नहीं मिली, छोटी छोटी बच्चियों पर जहां डंडे बरसा रहे थे पुलिस और ये सरकार, वहीं पे हम लोग उनको पट्टियां और बैंडेज कर रहे थे और गले से लगा रहे थे, पानी पिला रहे थे। ये हम लोग वो मैंने प्रोटेस्ट में, पर मेरा ये जो दिल्ली में यहाँ पे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, मेरा सवाल उस प्रोटेस्ट को लेके मेरा एक मुद्दा था जिसमें मैं आपसे भी थोड़ा जानना चाहता था कि एक 3,000 टोटल लोगों पे एफआईआर हुई है, जो बच्चे हैं उन पे, है ना, उसमें से सारे बच्चे नहीं है, उसमें से 1000 के आसपास, 900,000 के आसपास रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो अब ये जो इन बच्चों की मांग थी, मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं मांग से सहमत था। नीट में या उसके आगे जो ओएसएम में ऑन स्क्रीन मार्किंग में सीबीएसई के जो प्रॉब्लम हुए, नीट के छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम हुए, मैं आपसे एकदम अग्री करता हूँ उस बात पे। राजनीति में इस्तीफे होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो एक अलग मुद्दा है, पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। अगर बच्चों की ये मांग थी तो मैं उस पर कंप्लीट अग्रीमेंट है मेरा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जो 1000 रिपीटेड ऑफेंडर्स है, जिनके इतिहास में पहले से एफआईआर वगैरह है, उन पे केसेस चल रहे हैं, उन पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कहूंगी, हाँ, मैं बस मेरा सवाल मैं उसी के ऊपर हाँ बिल्कुल, जैसे टोटल अगर 3000 है तो 2000 उसमें से पहली बार के बच्चे हैं, ठीक है, जिन पे केस हुआ है, उन पे अगर मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वो वीडियो, जो आजकल वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, तो उन्होंने वो वीडियो में कहा कि मैं उनको क्षमा करना चाहता हूँ और समाज भी उनको क्षमा करे, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी वो अपील करूंगा कि वो उन पे क्षमा करे। और सीजेपी का भी ये जो, खैर वो जो आंदोलन हुआ, उनके जो लीडर्स हैं उनका भी ये कहना था कि उनको आप माफ कर दो, उनका कहना है कि सबको माफ कर दो। मेरा ये समझना है कि आप जो पहली बार जिन पे जो वाकई में बच्चे थे, जो किसी के उकसावे पे आए, या हो सकता है कि उनमें गुस्सा था वो आए, तो 2000 लोगों को माफ कर देना मेरे लिए ठीक है, पर मेरा सवाल स्पेसिफिक ये 1000 बच्चों पे। मैं इस पे आपको बहुत एक स्पष्ट आंसर, यस, वो 1000 लोग 2000 बच्चों के साथ हैं, हाँ, वो जो 1000 लोग हैं उन्होंने खुद लाठी डंडे खाए हैं, और वो ऐसे हैं सर, वो ये है, अगर आपका बच्चा स्टूडेंट है, आप उसके अंकल लगते हो, आप उसके चाचा लगते हो, तो आप अपने बच्चे को अकेला नहीं भेज सकते ना। तो वो लोग सिर्फ सपोर्टेड पार्ट थे, वो सपोर्ट करने अपने बच्चों को आए थे, वहां पे कोई उनका इरादा नहीं था कि उनके नाम एफआईआर दर्ज होगी, या वो ऐसा सोच के आए, या दिल्ली पुलिस डंडा बरसाएगी, या बच्चियों पे प्रहार करेगी, बच्चियों के कपड़े फाड़ेगी, तो वो तो सिर्फ उसमें गए हैं। उनका वहां कोई वो किसी का धन लेने नहीं आए, वो वहां किसी के ऊपर अटैक करने नहीं आए, वो वहां सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने आए,
वो एक गार्जियंस के रूप में वहाँ आए, पेरेंट्स बनकर वहाँ आए, और वो पेरेंट्स के रूप में पेरेंट्स के तरीके से ही वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे ही वहाँ अकेले प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बच्चों की माँ भी थी वहाँ, मैं भी थी सर, हाँ, क्योंकि मेरा भी एक बच्चा हाँ, है, हाँ, तो वहाँ सारी महिला भी थी और पुरुष भी थे, वहाँ सारे स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट की फैमिलियां थी, दादा दादी तक भी थे वहाँ पे, तो उसमें हर जनरेशन के लोग थे सर। तो ये कोई राइट क्वेश्चन नहीं है, मैं कहती हूँ सबको क्षमा किया जाए, हाँ, और बच्चों ने कोई गलती नहीं की, वो अपने अधिकार के लिए वहाँ आए हैं, वो सिर्फ अपनी मांग जायज मांग लेने आए हैं। अगर मेरा बच्चा लड़ने जाएगा तो मैं बिल्कुल उसके साथ जाऊंगी और सबसे पहले आगे खड़ी होंगी, भाई बच्चे तो बाद में है, पहले तो हमसे बात करो ना आप लोग, सीधी सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि सब पे जो वो सिर्फ सपोर्ट करने आए थे, उनका किसी से वहाँ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर, या दिल्ली पुलिस से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अब क्यों नहीं है वहाँ, वो सिर्फ एक हक की लड़ाई थी, अधिकार की लड़ाई थी, ये शासन प्रशासन की आंख खोलने की लड़ाई थी, और इस जो कहते हैं ना कि सरकार के कानों पे जो नई बिल्कुल डंका बज रहा था, वो डंका बजाने की लड़ाई थी। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो एक लॉलीपॉप है सर, कोई बड़ा ये नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, आज भी हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है पूरी तरह से, सिर्फ अपने नियम अधिनियम जो ये अपने नियमों को चलाने के लिए, अपनी बातों को पास करने के लिए ये डंडी इधर से घुमा दे या उधर से घुमा दे, ये इन्हीं का अपना तरीका है। और अभी भी कहीं पे कोई न्याय नहीं हो रहा, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। मैडम आप मेरे को 2 सजेशन दीजिए। बिल्कुल बताइए आप। जैसे मान लीजिए कि आप जैसा कह रहे हैं कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि अब तो मतलब अब शिक्षा मंत्री नहीं रहे, तो उनका जो इस्तीफा हुआ वो अगर एक लॉलीपॉप है, ठीक है, और अभी जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी जी, ठीक है, दोनों के संदर्भ में मेरा ये सवाल है कि, और नंदन नीलेकनी जी के अंडर एक वो पैनल भी बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस पैनल को भी आप छोटी सी तो चॉकलेट ही मानेंगे, क्योंकि अगर पूरा लॉलीपॉप है तो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सजेशंस मेरे को ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि वाकई में हमारी शिक्षा प्रणाली जो है पूरे भारत की, उसमें वो सक्रिय रूप से पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकती है। 2 ऐसे सजेशन, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी है तो मेरे को खास उस पे सवाल है कि 2 चेंजेस आप बताएं। मैं भी मानता हूं कि अगर मैं भी मानता हूं कि अगर सिर्फ चेहरा बदला है तो कुछ नहीं है। इसके पहले भी राधाकृष्णन जी के अंडर में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की मांगे भी कितनी मानी गई, कितना आप ज्यादा जानते होंगे एज अ नेता, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो एक कमेटी बनाई, इससे आगे जाके सरकार को आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव करने चाहिए सिस्टम में? देखिए, सिस्टम तो पूरी तरह से सिस्टम का ये फेलियर है, और ये बीजेपी सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट पे लाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर प्रदर्शन हो रहे हैं और बच्चों की मांग है उसको लेकर, तो ये बहुत ही दुख की बात है। और जो इन्होंने अभी यहाँ पे घुमाया है चीजों को, देखिए बीच में ये अपनी बातों को छुपाने के लिए या अपनी बातों को रखने के लिए तरीके बदल देते हैं चीजों के। बस अगर इनको संशोधन ही लाने थे, इनको सुधार ही करने थे, तो ये क्या एजुकेशन पे ताले लगवाते सर? अब प्रधानमंत्री के हाथ में बिग पावर होती है। मैं यहाँ से चैलेंज दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ तो 2 मिनट में देश इधर से उधर घूम सकता है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी अपनी पावर को क्यों नहीं पहचानते हैं? प्रधानमंत्री जी को अपनी पावर पहचाननी चाहिए ना। वो विदिन 1 सेकेंड का काम था, वहाँ डंडे चलवाने की क्या बात थी, वहाँ पत्थर मंगवाने की क्या बात थी, प्रदर्शन कराने की जरूरत कैसे पड़ी इस देश में? मैंने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन मैंने जंतर मंतर देखा है सर। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी चीजों को घुमा रहे हैं, स्टूडेंट का टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, स्टूडेंट की मांगों को कुछ नहीं, वैल्यू नहीं दे रहे, शिक्षा को वैल्यू नहीं दी जा रही। यहाँ आज लाखों स्कूलों पर ताले लगे हैं। वो पहली बार ऐसा देश में हिस्ट्री मेकर ऐसा हुआ है कि पहली बार एजुकेशन पे ताले लगाए गए हैं। ये दुनिया की शायद पहली ऐसी सरकार है सर। उनका कहना ये है कि जो मान लीजिए कि एक ही एरिया में 4-5 छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनको कोलेट करके एक कर दिया गया है शिक्षा। इसमें मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगी, बहुत छोटी सी बात। मैं एक ग्रामीण एरिया से भी आती हूँ और अब शहर में रहती हूँ 20 साल से, लेकिन उससे पहले मेरा बचपन गांव में बीता है। और ग्रामीण की कंडीशंस ये होती हैं, ना तो ये जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना सर, उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी बेसिकली
अर्निंग इनकम महीना हाँ, की 500 रुपए, जी, जी। 1000 रुपए, और वो दाल रोटी नमक रोटी खा के अपना घर चलाते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा अफोर्डिंग पैसा नहीं होता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो वहां सरकार मदद करती है, जिस सरकार के पहले से ही रूल चले आ रहे हैं। और उसमें इसीलिए ये प्राइमरी स्कूल उन बच्चियों की सेफ्टी को, स्पेशली इसका सबसे ज्यादा नारी हनन हुआ है। अगर प्राइमरी स्कूल भी बंद हुए हैं तो जो गांव की लड़कियां, जो आज ये गांव की बेटी यहाँ बैठी, मैं भी प्राइमरी स्कूल की ही स्टूडेंट रही हूँ, प्राथमिक, मैंने भी 5वीं क्लास तक एजुकेशन प्राइमरी स्कूल, अगर वो नहीं होता तो मैं कैसे पढ़ती और कैसे आज यहाँ बैठती। तो मेरी ना जाने मेरे जैसी 1000 बच्चियों के सपनों पर ताले इस सरकार ने लगाए, उसकी बद्दुआ तो इसको मिलेगी, ये बिल्कुल आप देख लेना। ये एक छोटी बात नहीं है सर। और आपको मैं बता दूं, दूसरे गांव में, जैसे आसपास के गांवों में आपने बोला, अगर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर भी स्कूल होता है, तो आज की जो करंट कंडीशंस हैं, जो डेली हम लोग देखते हैं, रोज रेपिस्ट के केस आते हैं, रोज बच्चियों के साथ गलत तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, बच्चियों को उठा लिया जाता है, खेतों में पता भी नहीं चलता कहां से कहां ले जाते हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। सर बहुत सारी इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। और उसके लिए बात ये है, अगर हमारे पास में स्कूल होता है, हमारे गाँव में स्कूल होता है, तो इजी टू वियर उनकी मदर उन बच्चों को स्कूल में छोड़कर अपना काम काज कर लेती है खेतों में जाकर, और अपना खत्म करके काम बच्चों को घर लेके चली जाती है। सिंपल सी बात है। लेकिन सरकार क्या एकदम गरीब इलाके को बिल्कुल पीछे खत्म कर देना चाहती है, या वो नहीं चाहती कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आए और हमसे सवाल पूछे? ठीक है, मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बस नेक्स्ट आता हूँ। इसके पहले बस मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने कहा कि सिस्टम को प्रधानमंत्री जी तुरंत बदल सकते थे, कुछ और हो सकता था, और या कुछ और होना चाहिए आगे। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी मुखर रूप से इस आंदोलन में हिस्सा ली बाद में। पहले तो चलो ठीक है, पर जैसे ही उनको लगा कि ये ठीक समय है, वो आए। और जैसा आपने कहा, डिम्पल यादव भी जंतर मंतर में रही और उन्होंने जितना भी जहाँ पे जो आवश्यकताएं थी वो पूरी की बच्चों की। तो फिर आंदोलन खत्म कैसे होने दिया? आपको अगर ये लग रहा था कि न्याय अभी अधूरा है, तो आंदोलन खत्म, मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से या बच्चों के हाँ बोलने से, सोनम वांगचुक जी के चले जाने से, मतलब आंदोलन छोड़ के हॉस्पिटल में चले जाने से, या उनका अपना जो अनशन था उन्होंने ख़त्म किया, तो ये सारी चीज़ें अचानक से विदिन 3-4 दिनों में, विदिन 3 to 4 days ये ख़त्म कैसे हो गया? देखिए, अगर आपको लगता है कि न्याय अधूरा था तो, अगर न्याय अधूरा है तो अब आपकी मांग क्या है सरकार से? स्पेसिफिक मांग क्या है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात आपने पूछा। देखिए, पिछले 1 महीने से वो बच्चे फाइट कर रहे थे, वो बच्चे थे, हम लोग उनको सपोर्ट करने गए क्योंकि वो बच्चे थे और वो हमें लग रहा था बच्चों को जरूरत है। हाँ, दिशा की तो जरूरत होती है, हाँ, निर्देश की। हाँ, तो हम उस पर गए। सरकार ने उसमें बच्चों की जीत हुई, बच्चों की एक जेन्युइन डिमांड थी। हाँ, तो उस पर बच्चों की जीत हुई, लेकिन ये न्याय अभी भी अधूरा है। लेकिन हम अपने बच्चों को तो वहां नहीं बिठा के रख सकते ना सर। अब बच्चों को कब तक बिठाएंगे? आप एक बात सोचिए, बच्चों का एग्जाम भी चल रहे हैं, फाइनल अभी किसी का हाफ ईयरली एग्जाम है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी के इंटर्नशिप चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बच्चों ने लड़ाई लड़ी किस हद तक, और लेकिन ये लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। जब तक पूरी तरह सभी बच्चों को रिहा नहीं कर दिया जाता, सिस्टम में सुधार नहीं आता, सिस्टम में संशोधन नहीं होता। और सर एक मुद्दा हो तो कहा जाए, यहाँ तो हजारों मुद्दे हैं सर। एक गलती की हो सरकार तो चलो छोड़ भी दिया जाए, हम विपक्ष में हैं सर, हम हर पॉइंट को उठाएंगे और हर पॉइंट पे सवाल करेंगे इस सरकार से। और हमारे बड़े लीडर पार्टी के सदन में बात उठा भी रहे हैं बराबर, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उनका जवाब दे देते आराम से? भाई दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो सबसे ज्यादा जो अभी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पे अभी मेरे को लगता है घिरी हुई है, वो है राम मंदिर में चोरी का जो ये घटना सामने या मुद्दा जो सामने आया है। देखिए, उस पे हाँ, मैं सवाल खत्म कर लूँ। मेरा सवाल उसमें स्पेसिफिक ये है, जैसे अखिलेश जी अभी तक तो राम मंदिर गए नहीं है ना, जो मेरी जानकारी जिस हिसाब से है, और काफ़ी बड़े बड़े नेता विपक्ष के जो नहीं गए हैं, जो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है उनको
समय ना मिला हो या ऐसे जिसको बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन जो भी है, अब ऐसे मामले में मैं ये समझना चाहता हूँ एक आम नागरिक के रूप में, प्रदेश का, अगर मैं उत्तर प्रदेश का वोटर हूँ और आम नागरिक के तौर पे अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता मेरे सामने इस मुद्दे को उठाता है या सरकार को घेरने का प्रयास करता है, तो क्या वो मुद्दा जमीनी स्तर में आप लोगों के लिए खास करके चुनाव के समय पे लाभकारक हो पाएगा? मेरे दोनों सवाल है। पहले कि इस मुद्दे पे जो आप घेर रहे हो वो मुद्दा जो भी आप जिस हिसाब से समझाना चाहो। दूसरा, जब आप ये मुद्दा उठाओगे, मंदिर भी नहीं गए हो, मैं ज़्यादा इतिहास में जाने से अधिक कोई लाभ नहीं है। पिछले 10 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो उनका एक मैटर है कि उनको अगर वापस सरकार में आना है तो क्या करेंगे, अखिलेश जी को आना है तो वो मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, गोलियां चलाना, राम मंदिर की लड़ाई में भाग ना लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या वो मुद्दा आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पे लोग आपकी बात सुनेंगे? देखिए, बहुत ही ये एकदम मैन पॉइंट आपने पूछा है और ये बहुत जनता के भावना के साथ जुड़ी हुई बात है और ये हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई बात है। हम लोग कृष्ण वंशज हैं, यदुवंशी हैं हम लोग, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की लीला, उन्हीं का स्वरूप है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो वो तो भगवान तो एक ही है, बस रूप अनेक है उनके, और अनेक रूपों में वो अपनी प्राथमिकता देते रहते हैं, लोगों को बताते हैं मैं यहाँ हूँ, और वो हर पल, शायद आज हम यहाँ बात भी करें तो यहाँ पे भी भगवान है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो रही बात अखिलेश यादव जी के मंदिर जाने की, तो भैया जी का वो तो उनका अपना पर्सनल इशू रहा होगा कुछ भी, लेकिन मैं इस सरकार पे फिर तंज कसना चाह रही हूँ इस बात को लेकर कि जब हमारे घर से निकलने पर ही, सीएम हाउस छोड़ने पर ही गंगा जल से ये सरकार की छोटी नीति घर को धुलवाती है, और माननीय अखिलेश यादव जी किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो फिर उस मंदिर को भी गंगा जल से धुलवाती है। तो हम बार बार किसी चीज का हम कंट्रोवर्सी नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमको बहुत छोटा समझती है सरकार, या तो सोचती है यादव बहुत छोटे लोग हैं, या तो यादवों में बहुत अपवित्रता है। ये इनकी मानसिकता है, ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं। सिर्फ मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि हम मुरलीधर लोग हैं, हम बंसी बजाने से लेकर और गांव चराने से लेकर देश चलाने तक की ताकत रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, बात खत्म करने दीजिए पूरी। और अखिलेश जी की बात मैं कहूँ तो अखिलेश जी एक बहुत सुलझे हुए, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड लीडर है, बिना वजह किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज भक्तों की आस्था के पर सवाल उठा है, और वहां से भगवान जी ने खुद आशीर्वाद देकर बता दिया कि क्या सच है क्या झूठ है। हमारे अवधेश प्रसाद जी, हमारे सांसद, वहां से फिलहाल विनिंग करके आए, जीते हैं, हमारे साथ हैं हर पल। तो हम तो हर दिन अयोध्या के दर्शन कर लेते हैं, जब अवधेश प्रसाद जी हमको दिख जाते हैं तो हम तो उन्हीं के हाथ जोड़ लेते हैं। भाई ठीक है, हमारे सांसद है, हमारे साथ हैं, और उस भूमि से उठकर आए हैं। आस्था मन में होती है सर, दिखावे में नहीं होती। हम लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, ज्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखते। और पॉइंट दूसरा, चोरी वाला पॉइंट, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं उस पर भी आपको बताना चाहूंगी कि ये देखिए, ये लोग भगवान राम के मंदिर पर कितनी बार लोगों को पागल बना सकते हैं, लेकिन आज इनका सच उन्होंने सामने रख दिया सबके। जो लोग भगवान राम के नहीं हुए वो जनता के क्या हो जाएंगे सर, आप बताइए। भगवान राम का मंदिर कोई छोटी चीज नहीं है। अयोध्या का मंदिर, क्या वहाँ के सारे प्रोटोकॉल्स, वहाँ की पूरी सिक्योरिटी, पूरी व्यवस्था, पूरा मैनेजमेंट, सब विज्ञान, पूरा करप्शन की तरफ पूरा करप्ट हुआ या नहीं हुआ, आपने देखा या नहीं देखा? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोगों का स्कैम है, कोई छोटे लोगों का स्कैम नहीं है इसमें। इसके साथ बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं और कुछ सरकार इसके साथ अटैच है। विदाउट सरकार के पत्ता भी नहीं हिल सकता सर। और बात इसमें चोरी जो इन्होंने की है, वो सिर्फ पैसे की, धन की, शिलाओं की चोरी नहीं की, वो देश की जनता की चोरी की है, हमारे हिंदुस्तान के और हमारे एनआरआई भक्तों की भी, क्योंकि भगवान के साथ तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। सबको विश्वास को चुराया सर, और उसका परिणाम तो भगवान स्वयं राम ही इनको दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने 2-3 बार उल्लेख किया कृष्ण जी का, तो समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के नाते समाजवादी पार्टी का मथुरा और काशी को लेके क्या सोचना है? मथुरा और काशी तो सर हमारी
मतलब कहते हैं ना, एक जैसे बॉडी के अंदर सांस होती है वो वैसे। तो कभी उस पे मैंने कभी अखिलेश यादव जी को सीएम साहब को घेरते हुए तो देखा नहीं कि ये काम कीजिए। मतलब ये उल्टा हो जाता है जब भी, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे मैं ये जब चोरी की भी बात कर रहा था तो हमेशा अब जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ को हम देखते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा एक बात याद दिलाते हैं कि इतिहास में गोलियां चल गई, ठीक है, वो इतिहास की बातें याद दिला के अभी शायद चोरी पे नहीं बोलते, बचाना चाहते हो या चोरी पे, हाँ चोरी पे नहीं बोलना चाहते, है ना। हो सकता है कि उनको लगता हो कि अभी ये सही मुद्दा नहीं है, तो वो उल्टा अखिलेश जी को मथुरा और काशी के जो विवादास्पद वहाँ पे जो हमारे जो मस्जिद खड़ी है, ठीक है, उस पे वो उनको घेरते हैं, है ना। तो मैं एक बार के लिए इस डिबेट को समाप्त क्यों ना कर दिया जाए ये कहते हुए कि आप सरकार में है, ठीक है, आप इसका जो भी निवारण निकालोगे उसमें हम आपके साथ हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो एक बार के लिए जब अगर मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो जैसे आप कह रहे थे विकास की, नारी शक्ति की, उत्तर प्रदेश के जो स्कूल्स है, जो आपने कहा बुलंदशहर में 100 किलोमीटर तक, मान लीजिए कि आप जैसा कह रहे हो कि वहाँ पे बढ़िया सी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो उन सारे मुद्दों पे या देश के जीडीपी पे या महंगाई पे या उस मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है आप लोगों को, तो आप ये धर्म का मुद्दा जो आपने कहा कि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, उस बात को एक बार के लिए समाप्त क्यों नहीं कर देते कि भाई हम ही खुद यदुवंशी हैं जैसा आपने कहा, तो मथुरा और काशी में हम आपके साथ हैं, आपको जो फैसला लेना हो, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला लेना हो आप ले लो। बिल्कुल आपकी बात एकदम जायज है। हाँ। हम समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और माननीय अखिलेश यादव जी के पद चिन्हों पर हम लोग काम करते हैं, माननीय डिम्पल यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग काम करते हैं, पार्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं और हमारी पार्टी कभी भी अपनी तरफ से विवाद शुरू नहीं करती है। विवाद हमेशा विपक्ष की तरफ से आता है, हम सिर्फ उसका सॉल्यूशन करते हैं और उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि विवाद कहीं भी होता है तो वहाँ आम नागरिक का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, कामकाज रुक जाते हैं और जो रेगुलर दिनचर्या होती है वो ठप हो जाती है, लोगों के अंदर मतभेद क्रिएट हो जाते हैं, लोगों की जो कहते हैं ना आपसी उठ बैठ खत्म होती है, इससे भाईचारा नष्ट होता है। तो हम कभी भी उसकी तरफ जाते ही नहीं, हम विद्रोह की तरफ जाते ही नहीं। और इन्होंने बात गोली चलाने की कही, तो मैं बात सीधा जंतर मंतर पे फिर वापस आती हूँ लौटा के, कि जब बात जंतर मंतर की आती है और स्टूडेंट पे फायरिंग करने की बात होती है, स्टूडेंट को मारने की बात होती है, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जाते हैं, बहन बेटियों पे लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। मेरे सामने एक छोटी सी बच्ची का मेरे एक फोटो वीडियो पड़ा होगा मेरे सोशल हैंडल पे, सोशल डॉक्टर शशि पे, आप देखिएगा कि बच्ची की छाती पर पैर रख के गए निकले हैं लोग, तो सारे शासन प्रशासन को कुचल दिया जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। और जब हम सरकार से सवाल पूछते हैं और माननीय डिम्पल यादव जी सदन में आवाज उठाती हैं बेटियों के लिए, और जब वो सरकार से सवाल पूछती हैं तो जब सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है कि ये हमारे अंदर नहीं आता, ये सिर्फ एक कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर इसको देखेंगे, पुलिस कमिश्नर के पुलिस आयोग के अंदर ये आता है। तो यही बात अगर आप राम मंदिर पे क्यों नहीं लेकर चले जाते? क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी अपने काम कर रहे थे, उनको नहीं पता कौन क्या कर रहा था, हमारे साथ षड्यंत्र हुआ था, हमारे साथ छल हुआ था। अगर यहाँ गोलियां कमिश्नर चलवा रहा है तो वहाँ गोलियां भी कमिश्नर चलवा रहा है, नौटंकी सरकार चलवा रही है। तो पहले अपने अंदर अपने गृहवान में झाके देखें ये लोग, तब हम लोगों पर सवाल खड़े करें। अब हम विपक्ष में हम इन पर सवाल खड़े करते हैं, हम इनसे जेन्युइन राइट पूछते हैं, स्टूडेंट के राइट्स क्या हैं, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, स्टूडेंट सिक्योरिटी क्या है, बेटियों की सुरक्षा कहाँ है पूरा प्रोटोकॉल? क्यों नहीं आए ये लोग सामने निकलकर? क्यों आज बीजेपी की महिलाएं नहीं बोल रही है बेटियों के लिए? क्या वो एक माँ नहीं है? क्या वो कभी किसी की बेटी नहीं रही? तो मैं सब बहनों से कहना चाहती हूँ, बेटी का सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे, गिव एंड टेक सर। आप रेस्पेक्ट दोगे तो मोर रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, बच्चियां भी आपका तभी इज्जत करेंगी। तो बात जैसे हमने मथुरा काशी और हिंदू मुस्लिम पे आई गई है, तो मेरा एक और सवाल इसमें ये है कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा जब उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक आते हैं या जब वो तैयारी करते हैं तो उनको एक विशेष रुचि चुनाव में दिखती है, क्योंकि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समाज है वो शायद उनके साथ कभी ना कभी तो लामबंद होकर उनको वोट करेगा। आपकी तैयारी, जैसे देखिए बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में या बहुत हम सुनते हैं कि भाई वो बी टीम है, सी टीम है, वोट काटने आए, इनकी बी टीम, उनकी बी टीम, जो भी, उस गणित में ना फंसते हुए
आपको क्या लगता है ओवैसी फैक्टर के लिए या ओवैसी के वोट मतलब AIMIM के लिए क्या अखिलेश यादव जी, मेरे दो सवाल है उनको लेके कि क्या वो गठबंधन में अगर आना चाहते हैं, जैसे उन्होंने एक लेटर आपको याद होगा तेजस्वी यादव को भी भेजा था बिहार के चुनाव के पहले, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हो और गणित ठीक ना बैठा हो, आपको लगता है कि वो उन्होंने एक और लेटर भेज दिया है माननीय अखिलेश यादव के लिए, तो आपको लगता है कि उनके साथ गठबंधन होगा, और गठबंधन अगर नहीं होगा AIMIM के साथ, तो क्या आपको लगता है कि वो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इन अ होल रेडी है ओवैसी फैक्टर के साथ चुनाव लड़ने? देखिए, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, हमें इस चीज़ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज पूरा समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और वो बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी के साथ एक मजबूत पिलर की तरह है। तो इस तरह कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, डजन नॉट मैटर। हम लोग इनको इतना माइंड भी नहीं करते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आप सीरियसली नहीं ले रहे हो? हम तो अपने काम पे, हमें अपने काम पे और अपनी मजबूती पर और अपनी कर्मठता पे विश्वास है। समाजवादी पार्टी अपने काम में भरोसा करती है, और हमारा तमाम उत्तर प्रदेश मुस्लिम समाज हमारे साथ है, और पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर। बल्कि मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं, हाँ। तो मेरी टीम में भी कम से कम 60% मुस्लिम महिला है मेरे साथ भी। तो हमारे साथ पूरा समाज बहुत ताकत बन के खड़ा है, वो हमारी एकदम मजबूत पिलर है। डोंट वरी, इसका कोई तो आप उनको उतना रिलेवेंट नहीं मानते हो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में, असदुद्दीन ओवैसी को? नहीं सर, वो देखिए ऐसे बहुत लोग आते हैं, उससे हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और भैया जी इतना सीरियस लेते नहीं है ऐसी चीजों को। जैसे तेजस्वी यादव ने भी, मेरे को लगता है उनको सीरियसली नहीं ही लिया था, और शायद कांग्रेस ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया, तो कांग्रेस के समानांतर सीटें हैं आज उनके पास बिहार में, ठीक है, पर वो एक कांग्रेस को, बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति पैसों पे नहीं बिकती सर, वहाँ की राजनीति बिक जाती है। अच्छा। और यहाँ की राजनीति बहुत अपने आप में मजबूत, हम लोग खानदानी लोग हैं, और हम लोग समाजवादी जो लीडर, एक भी किसी भी व्यक्ति की मैं बात करूं तो एक मजबूत पिलर की तरह, जितना ऊपर दिख रहा है उससे ज्यादा जमीन में नीचे गड़ा हुआ है। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो समाजवादी सिपाही को हिला सके सर। उसी के आगे पैसों पे जो बिकने की बात थी, उसी पे आगे मेरा ये सवाल था कि अभी जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, और अनफॉर्चुनेट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दिन प्रतिदिन 2024 में, ठीक है, जैसा आपने कहा कि 24 में भी हम साथ में लड़े, जहाँ पे मतलब था आपका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया आप लोगों ने, और मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी सीटें लेके आए। लेकिन पब्लिक का सेंटिमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, सब लोगों को ये दिख रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जीते नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी है। तो मेरा पॉइंट उसमें अब जाके 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हमें ये समझ में आता है कि जब पश्चिम बंगाल भी जब जीत गई भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने, ममता बनर्जी के पास अभी अपनी पार्टी भी नहीं बची है, ऐसा बोल सकते हैं, चिन्ह पे और पार्टी के जो पैसे हैं उस पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन जब तोड़ने की बात आती है तो अभी मेरे को लगता है केशव प्रसाद मौर्य और बाकी के भी जो लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बहुत इस मुद्दे पे उग्र रूप से वोकल थे कि हमारे पास 25, 26, 28 तक किसी ने क्लेम कर लिया। आपने बहुत सही बात पूछी है, कोई बात हाँ। नहीं, मैं इसका आंसर बहुत आराम से दूंगी आपको। हाँ। मैं यही बताना चाहूंगी कि जब केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो भी कुछ हुआ, तो तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ही कहा था कि आप ये किसी गलतफहमी के अंदर हैं, और सो लाइए और सीएम पाइए। अच्छा। तो ये चीजें सर, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ये चलते रहते हैं। हाँ। इन्हें आप सीरियसली ना लें। समाजवादी पार्टी कोई खीर नहीं है, कोई हलवा नहीं, कोई आएगा और उसको खा जाएगा सर। ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ तो संघर्ष करने वाले लोग हैं सर। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी को बेइंतहा प्यार करता है आज का युवा, यूपी का सर। और यहाँ तक कि मैं कह दूं कि पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ सारे सांसद हमारे सब लॉयल हैं और बहुत ईमानदार हैं, और पूरी ताकत के साथ हम अपना अभी 27 में आपको अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। वो जो चिट्ठी वाला जो वीडियो वायरल हुआ था अमित शाह के साथ राम गोपाल यादव का,
वो तो सर कोई एक नॉर्मल टॉक थी और उसको किसी तरह तोड़ मोड़ के ये मीडिया, जो गोदी मीडिया है वो उसको दिखा देती है। आपको नहीं बोल रही हूँ, हाँ। लेकिन गोदी मीडिया कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करने का काम करती है, और वो है। देखिए अच्छे लोग भी हैं, आज आप अच्छे मेरे साथ बैठे हैं, अच्छी हाँ। बातें हो रही है, ठीक है, हाँ। लेकिन कई बार अगर जब मीडिया अपना काम, असली काम करना भूल जाती है, तो जो हम लोग विपक्ष में जो है, हमारी आवाज भी तो आप ही लोग हो, और हमारे स्टूडेंट की आवाज आप हो, हमारी महिलाओं की आवाज आप हो, किसानों की आवाज आप हो। और मैं ये कहती हूँ अगर मीडिया सही है तो सरकार अपने काम बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से कर सकती है। जब मीडिया सिर्फ फोटोशूट करने में लग जाए ना सर, और सिर्फ फोटोशूट पे ही ध्यान दे, काम पे ना ध्यान दे, तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं और देश की नींव हिलने लगती है। तो मैं मीडिया को भी कहती हूँ कि प्लीज अपना काम ईमानदारी से करिए, सच्चाई को बाहर लाने का काम करिए। बाकी आपकी किस्मत साथ देगी तो 2 रोटी तो आपको तब भी मिल जाएगी, उसकी इश्यू ना लें, उसका ज्यादा लोड ना लें, क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं लेकर आया, कोई कुछ नहीं लेकर जाने वाला है। सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही हमको हिस्ट्री मेकर बनाते हैं सर। समाजवादी पार्टी में टिकटें बिकती है क्या? नो सर, यहाँ टिकट सिर्फ काम, मेहनत। अच्छा, जो टिकट काम बिकती करने हाँ, नहीं सर, ये गलत रूमर लोग फैलाते हैं। हाँ। यहाँ सिर्फ काम दिखता है, हाँ। और काम पे ही चुनाव लड़ाया जाता है सर। ठीक है। और हम लोग सिर्फ उनको चुनाव, हमारी पार्टी लड़ाते हैं जो बच्चे, जो हमारे प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर से जुड़ के काम करते हैं। वहाँ किसी के छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, कोई जातिवाद नहीं के हिसाब से टिकट नहीं बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ मेहनत पे टिकट दिया जाता है, और हर ईमानदार सिपाही को, और जिसको भी टिकट मिलता है, फिर एक खास बात यह है कि पूरा परिवार उसको साथ लड़के चुनाव लड़ाता है सर। तो मैं इस जवाब से 2 चीजें फाइनल समझूं कि आपके सांसद कहीं नहीं जा रहे, मतलब पार्टी नहीं टूट रही है, बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी में टिकटें नहीं बेची जाती। नो सर, गलत। ठीक, अच्छा, रूमर है सर। ठीक है। बस मेरा आखिरी सवाल है कि 403 सीटों में, मतलब सेगमेंट का आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में आपको क्या लग रहा है इस बार नतीजे क्या होंगे? देखिए 403 सीट हम लोग विनिंग कर रहे हैं, आप टेंशन गठबंधन में? हाँ बिल्कुल, गठबंधन होगा तो और अच्छी बात है, वेरी वेल, हमें उससे कोई इशू नहीं है, और ना ही उससे कोई ज्यादा हमें टेंशन है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट सिपाही हैं और अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं सर। कांग्रेस पे आपको भरोसा है? जैसे आपने 80-100 सीटों का जो कहा, वो हमारे बराबर के भाई है और बराबर का मजबूत विपक्ष है आज की डेट में, राहुल गांधी जी। पर तो क्या भरोसा है हमें, कोई ऐसी मेरा जस्ट एक कैजुअल सवाल है कि आप अगर मान लीजिए कि 100 मतलब 1/4 प्रदेश की सीटें आप जब मान लीजिए आपके गठबंधन की पार्टी को जब दोगे, तो क्या आपको लगता है कि उनका विनिंग परसेंटेज उस हिसाब से होगा? क्योंकि बिहार में उनको 200 में से जब भी गठबंधन हुआ वो माने और 6 सीटें लेके आए हैं, 200 में से 6 सीटें, मतलब 250 में से 6 सीटें, राउंड फिगर में। मैंने बिहार का तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने बिहार को तो छोड़ मैं दिया। कांग्रेस का और मतलब आपको बिहार मैंने बता दिया, बिहार का सिस्टम बहुत अपोजिट है। पश्चिम बंगाल में बिहार में चुनाव हुआ सर, अब आप बात सुनना ही चाहते तो खरी खोटी मुझसे सुन सकते हैं इस मामले पे। ऐसे नहीं, कांग्रेस पे सवाल है। नहीं, कांग्रेस की बात करूंगी मैं। हाँ। बिहार का क्या मुद्दा है कि बिहार के लोग सिर्फ 500 रुपए पे बिक गए और आज वही लोग रो रहे हैं। कड़वा सच आप सुनना चाहते थे, मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं। हाँ। लेकिन यहाँ से बसें लगा दी गई, यहाँ से ट्रेनें लगा दी गई, पूरे इंडिया की यातायात को रोक दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, और सबको बिहार पहुंचा गया चुनाव के टाइम पे। तो हर जगह सर करप्शन ये पार्टी कर रही है, ये बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पे सवाल नहीं उठा सकते आप बीजेपी पे सवाल उठाइए, ये बीजेपी की गलती है। और अच्छा क्या परिणाम समझते हैं बिहार चुनाव का? बिहार के सीएम बना दिए नीतीश जी को, ठीक है जी, और उनको 2 ही दिन बाद बदल दिए। तो क्यों यार किसी के चेहरे का यूज करते हो? मत करो ना ऐसा छल कपट, पहले से ही ईमानदारी से लड़ लेते। गट्स पावर क्यों नहीं है उनमें? सिर्फ मुखौटे लगा के वो लोग आते हैं। हम लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं सर, हम पे तो निशाना भी ना करें वो लोग। तो हम जैसे हैं वैसे हैं, बस इंडियन है। अच्छा, तो सीएम का चेहरा अखिलेश यादव रहेंगे यूपी में, तो अपना संसदीय क्षेत्र देखिए सर, अभी चुनाव परिणाम ही साबित करेगा, वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। तो बस मैं कांग्रेस पे इसीलिए थोड़ा सवाल करना चाहता था कि कितना भरोसा है। हाँ, नहीं, अब ठीक है सर, मैंने बता देना, फ्रेंडली कांग्रेस ठीक है, अपनी जगह अच्छा काम कर रही है, और साथ में हमारे साथ खड़ी है, हमारे बराबर के भाई हैं और फ्रेंडली है हमारे साथ। आप मूवी देखते हो? मूवीज देखते हो? बिल्कुल सर। अच्छा, धुरंधर देखी थी? तो बहुत मेरी लगभग सभी मूवियां देख लेती हूँ जब टाइम मिल जाता है, तो जरूरी भी कई बार माइंड को रिलैक्सेशन भी देना चाहिए। आपकी फेवरेट गेम क्या है?
मेरी फेवरेट गेम तो सर बहुत पहले तो मतलब बैडमिंटन ही खेलती थी। अच्छा। बहुत पहले चाइल्डहुड हाँ। में, काफी टाइम से गेम भूल ही गई। आज आपने याद दिलाया है काफी दिन बाद। हाँ। पर यादव जी का सपोर्ट रहता है तो हम लोग कैजुअली मूवी देख लेते हैं बच्चों के साथ, कभी हाँ। संडे वनडे जाके। और थोड़ा सा मूवी के अंदर भी हमें सीखने को मिल जाता है कई चीजें। और मूवी एक मनोरंजन का पॉइंट है सर, बहुत उससे कई चीजें अच्छी सीख भी लेता है इंसान और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी कर लेता है। आपको लगता है राजनीति धीरे धीरे बॉलीवुड में भी एंटर हो रही है? बिल्कुल सर, पहले नहीं थी, आपको ऐसा लगता है? देखिए अगर अभिनेता भी नेताओं के साथ आ जाएंगे तो शायद और अच्छी राजनीति हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आते हैं तो ठीक है। देखिए वो किसी के साथ भी आए, वो उनका पॉइंट है, हुआ हम किसी को ब्लैकमेल तो कर नहीं आपकी रहे तो हैं। मतलब आपके तो राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद यही है, हमारी मिसेस बच्चन। हाँ, जया बच्चन जी हमारे हाँ। राज्यसभा सांसद है सर। हाँ, बिल्कुल सर। वो अंदरूनी मीटिंग्स में वगैरह आती है, राजनीतिक बिल्कुल मीटिंग सर। डांटती है बिना बात के कि ऐसा नहीं नहीं? वो सर, वो सीनियर लोगों का मैटर है। अच्छा, ऐसा है, ठीक। बिल्कुल। सो एक और आखिरी मैडम मेरा आपसे सवाल ये था कि जो आप ये चुनाव की ही बात चल रही है तो उसमें मेरा आपको ये सवाल था कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, इन्होंने SIR लागू किया, ठीक है, जो प्रदेश में भी हुआ, पहले 4 करोड़ लोगों के कटने के न्यूज़ आए, फिर 2.9 करोड़ हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी का मानना कुछ और था कि इसमें तो हमारे भी वोटर्स कटे हैं एक्सेट्रा। फिर वो थोड़ा सा मुद्दा राहुल गांधी वापस अपने EVM की तरफ लेके गए, जिसमें अखिलेश जी ने भी हामी भरी कि EVM से भी वोट चोरी हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि विविध क्षेत्रों में दुनिया के जो डेमोक्रेसीज है, लोकतांत्रिक जहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे EVMs को मांग भी रही है। काफ़ी सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो EVM से हट भी रहे हैं, अपने आप को हटा रहे हैं, ठीक है। हमने इतिहास में ये देखा है कि बूथ के बूथ, पेपर के पेपर, बैलेट पेपर, जैसे आपने भी शुरुआत में जो अपने पिताजी का जो किस्सा हम लोगों को सुनाया, वैसा होता है। तो पावर में होने के बावजूद भी वोट चोरियां होती हैं। तो EVM को लेके जहाँ तक सवाल आता है, टेक्नोलॉजी को हम कब तक टाले या कब तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप आइए और प्रूव कीजिए कि EVM को कैसे हैक कर दिया जाता है, तो कोई पार्टी आके तैयार नहीं हुई। पर फिर भी अगर कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है तो चुनाव आयोग से, स्पेसिफिकली सरकार से और खास करके चुनाव आयोग से आप लोगों की मांग एक्चुअली में क्या है, जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझ रहे। क्योंकि मैं बस एक उदाहरण देके ये मेरा सवाल समाप्त करूंगा कि अगर इस समय पावर में ममता बनर्जी थी, है ना, CM थी, उनके पास क्या नहीं था? 2021 में सब लोगों ने वो हिंसा देखी थी, ठीक है, जो हुई थी, चाहे चुनाव के बाद हो, चाहे चुनाव के स्टार्टिंग में हो। टोटल लोग मरे, जब वामपंथी कैडर भी मरे, कांग्रेस के लोग मरे, भारतीय जनता पार्टी के ऑब्वियसली मरे क्योंकि मुख्य रूप से विपक्ष में वो आए। 2026 में वो नहीं हुआ, उतनी हिंसा नहीं हुई, लेकिन लोगों की जो मंशा थी, मान लीजिए कि विपक्ष चुनाव जीता था लेकिन कुछ वोट चोरी हुई, तो बाद में जो ये अंडे फेंकने का वगैरह वो सब हुआ, वो केवल ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों के साथ ही क्यों हुआ? अगर वो सेंटीमेंट था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी तो अंडे लगने चाहिए थे। मान लीजिए कि वहां पे अगर EVM चोरी, हाँ आप जवाब दीजिएगा, मैं बस इसको खत्म कर रहा था। तो लोगों का जो सेंटीमेंट है, ठीक है, जिस हिसाब से बहन मायावती की रैली में जितने लोग आते हैं, उतने लोग शायद हो सकता है मोदी जी की रैली में ना आते हो, ठीक है। फिर वो जैसे भी किए जा चुके हैं, जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से, ये बच्चों का उदाहरण लिया CJP का, उनका जो एक सेंटीमेंट था, वो सेंटीमेंट हम लोगों को ग्राउंड पे दिखा। उसके लिए EVM की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं थी। पर फिर भी जब विपक्ष वोट चोरी की बात करता है तो स्पेसिफिक चुनाव आयोग से आपकी क्या मांग है और आप क्या समझते हो कि चोरी किस लेवल पे हो रही है, कहाँ हो रही है, और सरकार से आपकी क्या मांग है? देखिए, मेरी सरकार से बहुत ही जेन्युइन मांग है और चुनाव आयोग से स्पेशली मांग है। मैं एक लीडर होने के नाते यहाँ एक यही बात कहना चाहूँगी आपसे, बहुत शॉर्ट में आंसर भी करूँगी इस बात का। बंगाल के चुनाव पे वो बंगाल की राजनीति है, लेकिन केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा रूप है अपने आप में, तो उसके बहुत बड़े हाथ हैं जी। आप उस चीज़ को भी समझिए कि वहाँ क्या हुआ। तो और बार बार मैं
हमारी पहले भी हम लोगों ने आवाज उठाई और आज भी हम आवाज उठाते हैं। हमारा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, दुनिया के जिन विकसित देशों में ईवीएम पर सवाल उठा दिए गए और जहां से ईवीएम आया था, जहां से टेक्नोलॉजी आई थी, अगर उन लोगों ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया, वहां पे भी अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, और लोकतंत्र यानी कि मैं सदन की बात करूं, पार्लियामेंट इज अ बिग हाउस ऑफ इंडिया, और अगर पार्लियामेंट के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव वैलिड है तो फिर आम जनता के बीच में इसे लाने में क्या दिक्कत है इनको? अगर हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं इनकी बात से, हम लोग नहीं है एग्री ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम में जो घटित और कथित है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और एजुकेटेड हर स्टूडेंट, हर इंजीनियर इस बात को अच्छे से पहचानता है कि वो क्या सिस्टम है। मैं यहाँ किसी भी नेता का नाम लेकर उसको वो नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, तो मैं जनरली किसी का नाम सामने से नहीं ले सकती। लेकिन मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसदों की वोटिंग की गई, अगर सांसदों की वोटिंग बैलेट पेपर से की गई, तो क्यों ना आम बूथों पर भी बैलेट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाए? जनता भी खुश और सरकार पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको सरकार को प्रॉब्लम क्या है इस बात में? चुनाव को क्या दिक्कत है? क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा पूरी नहीं हो सकती उसमें, अब तो इनको गुंडे भी नहीं भेजने पड़ते गाड़ियां भर के पहले की तरह। जैसे पहले मैंने पीछे का प्रकरण आपको बताया, समझाया, तो अब तो ये बिल्कुल बैठे बैठे चोरियां कर रहे हैं। अब वोट तो दबा दो रहे हम साइकिल का निशान, और पता नहीं वोट कौन सी जगह जा रहा है। तो ये एक जगह की छल नहीं है, बहुत सारी जगह का ये छल है। आपको लगता है वोट चोरी होती है? वोट चोरी होता है सर, वोट चोरी हो रहा है, होता नहीं है, हो रहा है। और हमें बैलेट पेपर पे कराना चाहिए। लोकतांत्रिक मांग है, मेरी जेन्युइन राइट है, और मैं भारत की नागरिक हूँ, मैं वोटर्स हूँ, तो मेरा अधिकार है, और मैं लीडर भी हूँ, तो जनता के लिए भी मैं आवाज उठाऊंगी। और मेरी जनता चाहती है कि बैलेट पेपर पे चुनाव, अगर पार्लियामेंट हाउस में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, अगर अदर कंट्री में बैलेट पेपर पे, वहाँ तो इतना विकसित भारत है, इतनी अच्छा, वहाँ पे अदर कंट्री में इतनी दुनिया, अगर विकसित भारत कहते हो आप, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये लड़कियों की सुरक्षा पे क्यों नहीं ये लोग लगा देते? ये एफआईआर दर्ज करने में क्यों नहीं इनका फास्ट ट्रैक काम करता है? जहाँ मेरी बेटियां चीख पुकार कर रही होती, वहाँ क्यों नहीं जाती उत्तर प्रदेश की पुलिस जल्दी से बचाने के लिए, या दिल्ली की पुलिस लोगों को बचाने के लिए? तो वहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना, जहाँ इसकी नीड है, और जहाँ इसकी नीड ही नहीं है वहाँ क्या जरूरत है? जब भी हम वोट को लिख रहे हैं, वोट पे हम 10 जगह सिग्नेचर कर रहे हैं, तो क्या हम एक पेपर उठा के नहीं डब्बे में डाल सकते? और एसआईआर पे आपका क्या कहना है? एसआईआर पे मैंने खुद काम किया है सर। बैलेट पेपर तो चोरी कर ही रहे हैं, एसआईआर के जरिए भी कम से कम लाखों डुप्लीकेशन वोट तो हमने नोएडा के अंदर से मैंने खुद कटाया सर। तो अच्छा हुआ एसआईआर एक तरीके से कहेंगे तो इन लोगों ने इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग की है, बट एसआईआर पे हमें चोरी पकड़ने का मौका मिला, और हमने देखा कि एक एक फ्लैट में एक व्यक्ति की 4-4 वोटें थी, और इस तरह की न जाने कितनी लाख डुप्लीकेट वोट नोएडा के अंदर ही सर। तो वो लोग उस पर चुनाव लड़ते हैं, जो बीजेपी, जो अब नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, जो अब नहीं लड़ पाएंगे। देखिए अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि षड्यंत्र होते हैं ना, राजनीति में रातों रात षड्यंत्र ये लोग रच देते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं चोरों को तो एसआईआर के जरिए पकड़ा। तो एसआईआर प्रक्रिया से आप संतुष्ट है, पर हो सकता है कि जिस हिसाब से राजनीति उसको आज की सरकार चला रही है, उससे आपको हाँ, उसको मुझे दिक्कत इसीलिए है, क्योंकि जब आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप बिहार का चुनाव देख लीजिए, तो उसी तरह, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट अभी अवेयर है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से सक्रिय हैं, हर बूथ पे नारी शक्ति एक ताकत बन के माँ दुर्गा के रूप में खड़ी है और शस्त्र लेकर। और मैं यही कहती हूँ कि हम शायद बहन बेटी इस सरकार से वैसे तो अपने हक नहीं मांग सकते, आपके गहने छिनवा दिए सरकार ने, आप लड़कियों को सबसे ज्यादा सोने से प्यार होता है वो ले लिया इन्होंने, आपके बच्चों से इन्होंने शिक्षा ले ली, आपके मुंह से निवाला ले लिया, ना जाने गैस महंगाई पर भी कितने लोग भूखे दिन सोए, और जैसे जैसे रूटीन में लोग अब आने लगे हैं, तो सबसे ज्यादा तो प्रताड़ित सरकार ने कहीं ना कहीं हम महिलाओं को ही किया है। तो मैं कहती हूँ कि सब आ जाओ दुर्गा माँ का रूप धारण करके, और वोट के जरिए इनको जवाब दो आकर। और इसके लिए चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चीज को आप वोटिंग करने से पहले बदलें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। तो मेरी पूरे इंडिया के और ये स्टूडेंट भी आवाज उठाए, बाय ट्विटर, बाय सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को भी
तगड़े तरीके से उठाना चाहिए और संसद में भी ये आवाज उठ रही है। ठीक है, तो हम हमारा आपको कुछ और कहना है तो चुनाव को लेके। देखिए, मैं तो तमाम दर्शकों से, अपने हिंदुस्तान की जनता से एक ही बात कहना चाहूँगी आज इस पॉडकास्ट के जरिए, और राज मंत्रा चैनल पे हम लोग बैठे हैं भाई के साथ में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। अगर मीडिया में ये बदलाव आ जाता है तो हम कहते हैं कि सरकार परिवर्तन होने में भी कोई टेंशन नहीं है। सरकार भी परिवर्तन होगी, देश भी बदलेगा और बच्चों को उनका हक भी मिलेगा, महिलाओं को सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। और मैं यही कहती हूँ कि अपने विचारों में बदलाव तो लाना ही होगा, हमें अपने लिए डिसीजन लेना होगा। सर, हजारों कदम चलने के लिए भी हमें एक कदम पहले उठाना होता है, तो वो एक कदम तो हम सब बहन बेटियों को उठाना चाहिए अपने अधिकार के लिए। एक और मैसेज देना चाहती हूँ अपने हिंदुस्तान की जनता को, अपनी माताओं को, बहनों को, अपनी फ्रेंड सहेलियों को, कि अपनी बेटियों को डांस क्लास भेजने की बजाय कराटे क्लास भेजिए। अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाइए, एजुकेशन सिस्टम के साथ अटैच कीजिए और उस लेवल पे उनको लाकर खड़ा कीजिए। और वहाँ जहाँ पे भी हमको सहयोग की जरूरत पड़ती है, हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हम लोग तमाम तरीके से बहन बेटियों को एजुकेटेड कराने के लिए समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और मैं कहती हूँ, बेटियां उठो, जागो और मजबूत हो जाओ और अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक कहावत है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं कहती हूँ, बेटा रील्स वील्स थोड़ा कम चलाओ और थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। एजुकेशन ही वो वेपन है जो आपको आपके राइट्स के साथ टच करता है, आपको आपके अधिकार दिलाता है, आपको समाज में इज्जत दिलाता है, आपको सम्मान दिलाता है और आपको प्रोटेक्शन फील कराता है। तो यही मेरा अपनी बेटियों के लिए एक छोटा सा मैसेज था। बाकी उनके लिए मैं जो कर सकती हूँ, मेरी पार्टी जो कर सकती है, वो 24 आवर्स करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी की गौतम बुद्ध नगर की जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि बाला यादव पॉडकास्ट में थी। आपको हमारा कंटेंट ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप और गेस्ट के स्वरूप में किसको और देखना चाहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजमंत्र से। थैंक यू।